नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जब कभी हिंदुस्तान में कोविड-19 पैंडेमिक का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन सा इमेज हमको सबसे ज्यादा डिफाइनिंग लगेगा? कौन सा इमेज इस पूरी घटना को पूरी तरह से डिफाइन करता है? मुझे यकीन है कि ये मेडिकल क्राइसिस तो खत्म हो जाएगी और हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जो लोग चल रहे हैं, इसको हमको इंटरनलाइज करने में बहुत वक्त लगेगा। तो बात यह है कि इस पूरे दौर में हमको कौन सा इमेज सबसे डिफाइनिंग लगता है? कोई एक इमेज जो आपको लगता है कि इस पूरे ट्रेजेडी को एक छोटे से फ्रेम में इनकैप्सुलेट करके रख देता है? क्या उस बच्चे की जो सूटकेस पर बिल्कुल लटक कर जब उसकी माँ उस सूटकेस को आगे खींच रही है, क्या उस तस्वीर की, या उस बच्ची की जो शायद अपने वजन से ज्यादा या लगभग उसके करीब माथे पे ढोके एक लंबी यात्रा के लिए निकल गई है, पता नहीं कितनी लंबी होगी? या फिर आपको उस तस्वीर को लगेगा कि ये बहुत डिफाइनिंग है, जिसमें एक माइग्रेंट्स के ग्रुप के ऊपर स्प्रे गन से डिसइंफेक्टेंट फेंका जा रहा है कि जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हैं? या फिर वो जो वीडियो आया है अभी हाल में कि हाईवे के बीचों बीच एक आदमी एक मरे हुए कुत्ते की मांस को खा रहा है। मैं जिन तस्वीरों की बात कर रहा हूं, इसमें एक कॉमन थ्रेड या कॉमन कड़ी जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने घर लौट रहे थे। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां से ये लोग नहीं घर को लौट रहे थे। कौन है ये लोग? कब से वहां रह रहे थे जहां से वो लोग लौट रहे हैं? और ये कितने लोग हैं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। उन्होंने अभी ऐलान किया कि सरकार जो है 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना 2 महीने के लिए और देगी। तो सवाल यह है कि क्या 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स घर लौट रहे हैं? इससे पहले हिंदुस्तान में इतनी तादाद में ह्यूमन माइग्रेशन, सरकार जो 8 करोड़ का एस्टिमेट दे रही है, इससे पहले इस तरह का ह्यूमन माइग्रेशन स्केल पे सिर्फ 2 बार हुआ है। पहली बार 1947 में पार्टीशन के ठीक बाद, जब इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ था। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश बनने के पहले, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर अत्याचार कर रहे थे, तो उससे भागने के लिए करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी हिंदुस्तान आ गए थे, भाग के चले आए थे। उस समय बारासात शहर, बंगाल का एक शहर है, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सिडनी शैनबर्ग। उन्होंने लिखा था, द टाउन इज स्वार्मिंग विथ रिफ्यूजीज सो थिक इन द स्ट्रीट्स दैट कार्स कैन ओनली इंच थ्रू। इन लोगों में से ज्यादातर, जब बांग्लादेश आजाद हो गया और पाकिस्तान वहां से सरेंडर करके चली गई, तो उसके बाद ज्यादातर लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग रह गए। जो लोग रह गए उनकी कहानी कुछ अलग है, उसके बारे में कभी और हम बताएंगे। लेकिन आज के हिंदुस्तान में 2 सवाल अहम हैं। पहला कि हमारे देश में माइग्रेंट लेबर कितने हैं, क्या हम एस्टिमेट लगा सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल, हिंदुस्तान में माइग्रेशन का सिलसिला कब से और कैसे चला आ रहा है? ये हैं हमारे 2 अहम सवाल जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तमाम बातों के पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट को दोहराना चाहता हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटी करता है, आर्टिकल 19(1) के क्लॉजेस डी और ई के अंतर्गत। तो आते हैं सवाल पर, कितने माइग्रेंट्स हिंदुस्तान में हैं? इस सवाल के बारे में डेटा अलग अलग किस्म के हैं।
अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से लगभग हमारे देश के वर्कफोर्स का 30% माइग्रेंट लेबरर्स हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 45 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेंट्स थे। 2001 के फिगर्स के हिसाब से 31.5 करोड़ था और 1991 में 22 करोड़ था। इसका मतलब है कि 91 और 2011 के बीच के 20 साल के पीरियड में माइग्रेंट्स का नंबर लगभग डबल हो गया। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 और 2017 के बारे में बताता है, उसके हिसाब से 2011 और 2016 के बीच हर साल 90 लाख लोगों ने इंटरनली माइग्रेट किया, काम या तो काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। अगर रेट ऑफ माइग्रेशन 2016 के लेवल से ही चला आ रहा है अब तक, तो लगभग अभी हिंदुस्तान में टोटल करीब 54 करोड़ या 54 करोड़ माइग्रेंट्स का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो 136 हिंदुस्तानियों में करीब 40% माइग्रेंट हैं। मतलब अपने प्लेस ऑफ बर्थ से हटकर जो उनका जो वहां पे रहते हैं, मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस प्लेस ऑफ बर्थ से अलग है। इतने इनमें टेम्पररी माइग्रेंट्स, सीजनल माइग्रेंट्स, सेमी परमानेंट माइग्रेंट्स और परमानेंट माइग्रेंट्स हैं। बहुत ऐसे हैं जो इंटरस्टेट माइग्रेशन करते हैं और बहुत ऐसे हैं जो इंट्रा स्टेट या अपने ही स्टेट में रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने माइग्रेंट्स किस कैटेगरी में फिट होते हैं, लेकिन अगर हमारे पूरे देश के 40% नागरिक अगर माइग्रेंट हैं, इतने बड़े नंबर में अगर मौजूद हैं, तो इसके बावजूद सरकार के एस्टिमेशन या एंटिसिपेशन में कि इतना बड़ा मास ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन होगा, इतनी बड़ी एस्टिमेशन की गलती कैसे हो गई। बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार या सबको ये पता है कि ज्यादातर माइग्रेंट कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। अवेलेबल आंकड़ों के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो भारत में 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन इसमें से टोटल माइग्रेंट्स के 25% सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट से ही निकलते हैं और 36 ऐसे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से 25% और निकलते हैं। तो लगभग ऐसा हम कह सकते हैं कि 50% के करीब नागरिक जो हैं हमारे 53 या 53 डिस्ट्रिक्ट से ही निकलते हैं। तो इनको मॉनिटर करना, इनको ट्रैक करना कि यहां से कहां जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये जो 53 डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से भी 24 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिहार से हैं, 2 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल और झारखंड से हैं और बाकी उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र से एक एक करके जिले हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ मतलब ज्यादा करके माइग्रेंट निकलते हैं। जाने के डेस्टिनेशन के बारे में भी लोगों को मोर और लेस पता है। दिल्ली एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, मुंबई और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी एक मेजर आकर्षण का केंद्र है। सूरत एक तरह से पूरा टेक्सटाइल और डायमंड का सेंटर है, वहां पे ह्यूज मात्रा में माइग्रेंट वर्कर हमेशा रहते हैं। गुजरात के और इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। पंजाब में रूरल माइग्रेशन बहुत होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को सस्टेन करने के लिए। केरल, जहां गल्फ में एक्सटर्नल माइग्रेशन की वजह से एक तरह से लेबर मार्केट में एक वैक्यूम आ गया है, वहां उत्तर से पिछले 10 सालों में बहुत हेवी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है। इतने स्पेसिफिक डिटेल्स होने के बावजूद कि हमारे जो माइग्रेंट लेबर है वो कहां से और कहां के लिए निकल रहे हैं, इसके बावजूद वो हमारे सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी नेट के बाहर हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन के दूसरे पहलू पर कि हमारे देश में इंटरनल माइग्रेशन का सिलसिला कब से चला आ रहा है। ऐसे तो माइग्रेशन या फिर लॉन्ग जर्नीज हमारे माइथोलॉजी का हमेशा से हिस्सा रहा है। अब रामायण की ही बात देखिए, उसमें एग्जाइल और रिटर्न टू होम
प्लॉट के इंटीग्रल एलिमेंट्स थे। बेशक 14 साल के लिए राम, लक्ष्मण और सीता को एग्जाइल किया गया हो या वनवास के लिए भेजा गया हो, लेकिन ये शुरू से तय था कि उनको अल्टीमेटली लौटना है। एक तरह से तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन विमेन, खास तौर से जो शादीशुदा औरतें हैं, वो सब माइग्रेंट हैं। सब अपना पिता का घर छोड़ के मैरिड होम में जाके बस जाते हैं, जो अपने गांव में नहीं होता है या अपने शहर में नहीं होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से। एक तरह से तो हम जो इंडियंस हैं, हम में से मेजॉरिटी हाइब्रिड है। एंशिएंट पीरियड में पता नहीं कितने माइग्रेशंस के हमको दौर देखने को मिले, कहां से अलग अलग जगह से माइग्रेंट्स आके यहां बस गए। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम सब लोग जेनेटिक कॉकटेल हैं। हमारे यहाँ के माइथोलॉजी कैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच गए, अगर ह्यूमंस नहीं लेके जाते तो कैसे ये कहानियां उतनी दूर तक पहुंचती। इंडोनेशिया में अभी भी रोज रामायण नाटक के फॉर्म में खेला जाता है। मिडिवल पीरियड में भी हमारे यहाँ बाहर से बहुत माइग्रेंट्स आए और आके यहाँ बस गए। कॉलोनियल पीरियड में तो लोग ज्यादा आके बसे नहीं, लेकिन इंटरमिंगलिंग जरूर हुई। इंटरनल माइग्रेशन तो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा से देखने को मिला है। जब जब पुराने साम्राज्यों ने या तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लॉन्च किया या फिर पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया उन्होंने, तो उसके साथ ह्यूमन माइग्रेशन जरूर हुआ। अब ग्वालियर की ही बात देखिए, वहां मराठा आके राज करने लग गए। इस तरह के तमाम और एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलेंगे इंटरनल माइग्रेशन के बारे में। लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि मास माइग्रेशन या फिर सेल्फ प्रोपेल्ड माइग्रेशन, ये मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी से हमको ज्यादा देखने को मिलता है। रेलवेज और स्टीम बोट के आगमन के बाद इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम आ जाती है। 1871-72 में कॉलोनियल रेजिम ने सबसे पहली बार हिंदुस्तान में नेशनल लेवल सेंसस कंडक्ट किया। इसके बाद बहुत पॉसिबल हो गया कि किस तरह से हम लोग माइग्रेशन को ट्रैक कर सके डेटा को स्टडी करके। लाइफस्टाइल माइग्रेशन के डिटेल्स जो स्कॉलर्स और जो रिसर्चर्स हैं वो आसानी से उसके कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं अगर वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ के डिटेल्स को जक्सटपोज करके देखें। एक मेजर डेवलपमेंट जिससे माइग्रेशन को एनकरेजमेंट मिला वो था 1888 में, जब मनी ऑर्डर सर्विस इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया। इससे हमारे देश में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेमिटेंस बेस्ड माइग्रेशन सिस्टम का सिलसिला शुरू हो गया। ये ट्रेंड पूरी तरह से एक फिनोमिनन बन गया और सेमी परमानेंट माइग्रेशन इसकी वजह से शुरू हो गया। कई ऐसे गांव थे जहां पे जवान मर्द नहीं रहते थे, वहां पे सिर्फ या तो बुजुर्ग या फिर महिलाएं रहती थी। जवान मर्द का प्रेजेंस जो है इन गांवों में तब भी और अब भी या तो मनी ऑर्डर की वजह से या फिर अभी हाल के समय में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के द्वारा ही देखी जा सकती है। शुरू के दशकों में जब ये मास माइग्रेशन या फिर सेल्फ प्रोपेल्ड माइग्रेशन शुरू हुआ तो वो हिंदुस्तान में पश्चिम से पूरब की तरफ गया। जैसे बंगाल में जूट इंडस्ट्री बनी तो वहां पे लेबर की जरूरत थी, तो वहां पे सारा एपिसेंटर हो गया और उस तरफ जाके माइग्रेशन होने लगा। लोग तो बर्मा भी जाने लगे काम के तलाश में। उसके बाद फिर पश्चिम में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चेंज हुआ तब पश्चिम की तरफ लोग जाने लगे। तो ये जो माइग्रेंट्स का जो इन्फ्लक्स हुआ, इसकी वजह से कई सारे पॉलिटिकल एजिटेशंस भी हुए। जैसे सन ऑफ द सॉइल एक मेजर एक स्लोगन बन गया है जो अभी भी कभी कभी उभर के आता है कि यहाँ की नौकरियां जो है सिर्फ यहाँ के लोगों को ही मिलेगी, बाहर के माइग्रेंट्स नहीं आएंगे। एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स को बीच बीच में पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने भुनाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, फिर कभी और उसके बारे में बात होगी। इंटरनल माइग्रेशन हमेशा से दो किस्म के होते थे, पुल माइग्रेशन और पुश माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन की अगर बात करें तो वो है कि लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है,
उनको पता है कि उस डेस्टिनेशन में जाने से हमको नॉन एग्रीकल्चरल जॉब मिलेगा, तो इसकी वजह से उस पुल की वजह से चले जाते थे। पुश कि गांव में कोई और अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई और काम नहीं है, कोई पुल भी नहीं है कहीं से, तो निकल पड़ते हैं जहां पे भी जो भी काम मिलता है सबसे पहले वही उसको करने लगते हैं। जाहिर है कि पुश माइग्रेशन से ज्यादा अनसर्टनिटी फेस करनी पड़ती है माइग्रेंट लेबरर्स को। पुश माइग्रेशन को रोकने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। अभी हाल में निर्मला सीतारमन ने भी जब अपने फाइनेंशियल पैकेज की अनाउंसमेंट्स की तो उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम की बढ़ोतरी की गई है, उसके आउटलेट में एक्सपेंशन किया गया है और इससे बहुत लोग जो माइग्रेंट्स गांव लौट रहे हैं उनको काम मिल रहा है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है उन काम मिलने वालों में। वो भी हैं जो तेलंगाना में किसी शहर में स्कूल में टीचर थे लेकिन वहां से नौकरी चली गई, पैसा कमाना है तो इस वजह से गांव आए और मनरेगा में जो भी काम मिला फिजिकल लेबर का वो करने लगे। विडंबना है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का संसद के फ्लोर पर मजाक उड़ाया था। बात खत्म करने के पहले मैं एक खास पहलू पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप सबका। इंटरनल माइग्रेशन से हमारी विविधता या डाइवर्सिटी और ग्लोरियस हुई है। हमारी डाइवर्सिटी आइसोलेशन की वजह से नहीं है। अब एक लाइट हार्टेड एग्जाम्पल ही देखिए या उसकी बात करें। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि वहां आपको मसाला डोसा और छोले भटूरे तो जरूर मिलेंगे खाने के लिए। अब तो ढोकला भी बहुत जगह मिलने लगा है। मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो है बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एन आइडियल सोसाइटी शुड बी मोबाइल, should be full of channels for conveying a change taking place in one part to other parts. सरकार के पास कोई डेफिनेट असेसमेंट नहीं है कितने माइग्रेंट्स कोविड-19 पैंडेमिक और बेरोजगारी की वजह से अपने घर लौट गए हैं या लौट रहे हैं। हम नहीं जान सकते कितने लौटेंगे और कब, मतलब कितने लौटेंगे वापस उन शहरों में जहां से वो निकल चुके हैं। क्या यही न्यू इंडिया की तस्वीर है कि हिंदुस्तान का हर इंसान अपने अपने बॉक्स में आइसोलेट जी रहा है? हम नहीं कह सकते कि कितने माइग्रेंट्स जो अपने घर लौट गए हैं वो वापस शहरों में दोबारा काम करने आएंगे और कब। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही न्यू इंडिया की नई तस्वीर है कि हर नागरिक अपने अलग अलग बॉक्सेस में आइसोलेटेड तरीके से जीता रहेगा? इंटरमिंगल्ड या इंटीग्रेटेड इंडिया को दोबारा रियलिटी बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ और करना होगा। त्याग, तपस्या और ट्रांशेस ऑफ पैकेजेस से मात्र काम नहीं होगा। हर नागरिक को समझना होगा कि इनविजिबल माइग्रेंट्स ने हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट किया है। माइग्रेशन के सिलसिले को कभी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सरकार और सोसाइटी की तरफ से होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।